हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डीएनए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका पैक्स सिलिका। तो सर्जियो गौर जो अभी यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, आपने सुना होगा कि उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है यूएस के बिहाफ पे कि इंडिया आए और यूएस का ये जो नया एक इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका ज्वाइन करे। ये टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत। तो पैक्स सिलिका है क्या? बेसिकली पैक्स सिलिका एक यूएस का इनिशिएटिव है। किस लिए? जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या उससे एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके सप्लाई चेन, उसकी आपूर्ति श्रृंखला को सिक्योर करने के लिए एक यूएस का इनिशिएटिव है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमने पहले भी देखा था सन 2022 में। उसका क्या नाम था, हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी। तो अब क्या है, एमएसपी जो था वो जो बाइडेन के समय पे आया था, लेकिन अभी ट्रंप एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं पैक्स सिलिका। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना तो हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पैक्स सिलिका is a US based initiative to secure global supply chain, global supply chain of artificial intelligence, critical minerals and associated technology। अब क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिला है कि पैक्स सिलिका नाम का इनिशिएटिव है वो यूएस ने लॉन्च किया है। तो हमको ये पता है कि पिछले 10 से 15 साल में चाइना ने सेमीकंडक्टर डोमेन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी की है। और अभी की हम बात करें तो 90-95% जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है उस पर एक तरीके से चाइनीज हेजेमोनी है। चाइना ने समय साथ रहते रहते ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पे। और दूसरी चीज क्या है, जो रॉ मटेरियल बहुत एसेंशियल है आपका एआई के फील्ड में या उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जैसे आपका रेयर अर्थ्स हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, उस पर भी एक तरीके की मोनोपली है चाइना के पास। तो चाइना की मोनोपली को थॉट करने के लिए, को कैंसिल करने के लिए ये पैक्स सिलिका नाम का एक इनिशिएटिव है वो अमेरिका द्वारा चलाया गया। इसमें कौन कौन कंट्रीज शामिल हैं? इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं वो हैं आपकी जो यूएस की बहुत ट्रेडिशनल एलाइज रही हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया है, इसके अलावा इसराइल भी है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी एक मेंबर है। तो ये सारी कुछ कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। इंडिया जो है वो थोड़ा लेट एंट्रेंट है इस पूरे इनिशिएटिव में, लेकिन इंडिया को भी फाइनली यूएस ने इनवाइट कर रखा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने ये जाना कि पैक्स सिलिका एक यूएस का इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से ये जो सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की या आपका क्रिटिकल मिनरल्स की। और जो चाइना की पे ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है ग्लोबल इकोनॉमीज की या दुनिया की जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है एआई के क्षेत्र में, इस डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है यूएस इस इनिशिएटिव के माध्यम से। अब इस इनिशिएटिव में होगा क्या? इस इनिशिएटिव में देखिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं, जैसे जापान और साउथ कोरिया है, ठीक है। तो पूरे डोमेन में, पूरे सप्लाई चेन में क्या इनका यूसेज हो सकता है? तो ये यूसेज हो सकता है कि जापान और साउथ कोरिया जो है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे के राष्ट्र हैं। यहाँ पर कटिंग एज रिसर्च डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है इस पे ये दो कंट्रीज बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है वो जापान साउथ कोरिया का ले सकते हैं। इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल से यूएस पैक्स सिलिका में क्या लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है, इनोवेशन का हब है। कई इंपॉर्टेंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एआई के क्षेत्र में पिछले एक डिकेड में हमको देखने को मिले हैं वो आपका इसराइल से देखने को मिले हैं। यूएई की क्या इंपॉर्टेंस है? यूएई में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है,
ठीक है, यूएई में ठीक ठाक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिली है। यूएई के पास खुद के फंड्स बहुत ज्यादा हैं और पिछले 5-7 साल में यूएई ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया का क्या इंपॉर्टेंस है? ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स की खदान है, मतलब कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किए जा सकते हैं, जैसे चिप्स हो गए, ठीक है, उसमें जो रेयर अर्थ लगेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स होंगे, उसकी भारी संख्या ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया इंडिया में हमको पता है कि ठीक ठाक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टैलेंट है और अभी क्या है, ठीक ठाक मैसिव इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रही है। जो ग्लोबल जायंट्स हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने, या टेक जायंट्स है, उन्होंने ये कमिट किया है कि आने वाले समय में ऑलरेडी उन्होंने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो टेक जायंट्स हैं वो इंडिया में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो करने की क्या कोशिश की गई है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से एक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक कंट्री है नेदरलैंड्स, वो भी पैक्स इलाका का मेंबर है। नेदरलैंड्स के पास क्या है, नेदरलैंड लीड करता है लिथोग्राफी में। जैसे जो चिप्स बनते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो डिजाइन होते हैं, इसी को, वो डिजाइनिंग कैसे होती है, लिथोग्राफी के माध्यम से होती है। तो नेदरलैंड्स जो है वो लिथोग्राफी की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो पैक्स सिलिका में ये सारे मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ एक कंट्री और है, सिंगापुर। सिंगापुर भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जा रही है। इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी इनोवेशन होता है, प्लस ये ट्रांसशिपमेंट हब की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी आपके सिंगापुर में सिचुएटेड है। तो ओवरऑल हमको क्या देखने को मिल रहा है, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में वो सारे मेंबर कंट्री शामिल की गई हैं जो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को बहुत मजबूती दे सकती हैं, बहुत ज्यादा रोबस्ट बना सकती हैं। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका जो है, जो चाइना की हेजेमोनी बढ़ती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने ये जाना कि इस इनिशिएटिव में इंडिया जो है एक लेट एंट्रेंट रहा है, लेकिन फाइनली इंडिया को इनवाइट किया गया है। ठीक है, जनवरी में इंडिया को इनवाइट किया गया है। सर्जियो गौर जो यूएस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंडिया को यूएस के बिहाफ पे एक फॉर्मल इनविटेशन एक्सटेंड किया, एंड मोस्ट लाइकली इंडिया वुड बी जॉइन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इन February ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो हमको ये पता है ट्रम्प के आने के बाद से इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो थोड़े से टर्बुलेंस में आ गए थे। इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो टर्बुलेंस में आ गए थे, और इस टर्बुलेंस की वजह से हमको ये सुनने में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इंडिया को थोड़ा लेट बुलाया गया, लेकिन यूएस को या और भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि इंडिया को इस पर्टिकुलर खेमे में, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया ऑन बोर्ड आएगा तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। क्या चीजें लेके आएगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो लेके आ रहा है इंडिया, वो क्या है, उसका जो मैसिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट है वो। फिर क्या है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव। ठीक है, हम बहुत तेजी से डेटा सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, हम बहुत तेजी से एआई कैपेबिलिटी सेंटर्स है वो डेवलप कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ गई है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, उन्होंने अपना एआई पे जो एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया गया है। और प्लस हमारे पास स्टेम टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी ठीक ठाक संख्या है भारत में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया को इस पर्टिकुलर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसमें इनवाइट किया गया है। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था जो बाइडेन के समय पे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आई थी, उसमें भी इंडिया को मेंबर बनाया गया था। तो एमएसपी क्या है, एमएसपी भी एक इनिशिएटिव है, ये भी यूएस लेड इनिशिएटिव है। 2022 में आया था, इंडिया ने इस इनिशिएटिव को सन 2023 में ज्वाइन किया है, 2023 में ज्वाइन किया है। ये जो ग्रुपिंग है, ये अप्रोक्सीमेटली 14 मेंबर कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है। और एमएसपी का क्या काम था, एमएसपी का काम है आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनके सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना, उसको रोबस्ट करना। तो ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, इसमें एमएसपी वाले सारे कंपोनेंट्स तो हैं ही,
लेकिन अब ये क्या है, ये और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं और एक सिक्योर ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की कोशिश की गई है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इनमें वो कंट्रीज हैं जो अमेरिका के साथ क्लोजली अलाइंड है, ठीक है। यूएई को हटा दें तो सारी डेमोक्रेसीज हैं और वो सारी कंट्रीज हैं जो ट्रेडिशनल एलाइज रही हैं अमेरिका की। तो इंडिया का इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में आ जाना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी एआई को हार्नेस करना चाह रहा है और इंडिया की जो मेंबरशिप आई है वो ऐसे समय में आई है जब इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यूएस को भी ये रियलाइजेशन है कि कुछ भी इस टाइप का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी संबंधित कोई कार्य करना है तो उसमें इंडिया की जो साझेदारी है वो आवश्यक हो जाती है। अब हमने ये तो जान लिया कि पैक्स सिलिका में इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया है, लेकिन क्या फायदे, क्या बेनिफिट्स इंडिया को होंगे, बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हम एस्पायर कर रहे हैं डेवलप्ड होना 2047 तक। इस लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमारे पास क्या है, हम एस्पायर तो कर रहे हैं कि हमको एआई में लीड करना है, एक फ्रंट रनर बन के उभरना है, लेकिन हमारे पास नेसेसरी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है और जो नेसेसरी कैपिटल होना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको कैसे मिलेंगी? प्लस हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं है, हमारे पास इतने क्रिटिकल मिनरल्स भी नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट करके चिप्स बना सकें, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो आपका हार्नेस कर सके। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पैक्स सिलिका या एमएसपी टाइप के इनिशिएटिव भारत के लिए। इससे होगा क्या, एक तो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिलेगा कि हम एक रिलायबल पार्टनर बन के उभरेंगे, साथ ही साथ चूंकि हम सप्लाई चेन का पार्ट है तो हमको भी कुछ डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास है, वो हमारे पास भी आएगी। साथ ही साथ हमको नए फंड्स देखने को मिलेंगे क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, वी आर फंड स्टाफ, वी आर कैपिटल स्टाफ, ठीक है। और जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं? दीज आर रिच कंट्रीज, ठीक है। जापान के पास पैसा है, साउथ कोरिया के पास पैसा है, अमेरिका के पास पैसा है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी हमको, साथ ही साथ फंड्स मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में है, चाइना में भी है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये सिचुएटेड है। जैसे एनवीडिया हो गई या माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, आपका मेटा बहुत काम कर रही है एआई के क्षेत्र में, तो या गूगल है वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की वो मेजरली सिचुएटेड है अमेरिका में या यूरोप में। तो अगर हम इस इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है तो हमको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से इंडिया आएगी। साथ ही साथ हम डीपली एंगेज कर पाएंगे, वी विल ऑल्सो सी डीपर एंगेजमेंट of India with these global powers in the field of or in the domain of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब होगा क्या कि हम सप्लाई चेन का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे साइंटिस्ट या हमारे रिसर्चर्स, इंजीनियर्स वो जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इंडिया आएंगे। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पीपल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। तो साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, नॉलेज डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। तो ये सारे कुछ फायदे हैं जो भारत को होंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से। अगली चीज क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस वुड आल्सो हेल्प इंडिया इन काउंटरिंग चाइनाज डोमिनेंस। चाइनाज डोमिनेंस अभी क्या है कि हमको ठीक ठाक जो क्रिटिकल मिनरल्स की हमें जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, वो चाइना के साइड से आ रही है। और कोविड के बाद से हमने क्या देखा है, कोविड के बाद से हमने ये देखा है कि चाइना जो है वो अपने एक्सपोर्ट रेजिम के माध्यम से अपने जियो पॉलिटिकल एम्स हैं या जो जियो पॉलिटिकल उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब एक तरीके से वो अपने एक्सपोर्ट रेजिम को वेपनाइज कर रखा है अपने नेशनल इंटरेस्ट, मतलब चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। और हमारा क्या है, हमारा बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है चाइना के ऊपर, किस क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में। तो जब हम एमएसपी का हिस्सा बन जाएंगे, जब हम इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चाइना की जो हेजेमोनी है या चाइना का जो डोमिनेंस है
इसको भी हम प्रभावी रूप से काउंटर कर पाएंगे, हम इफेक्टिवली इसको काउंटर कर पाएंगे। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइनिंग द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जो इंडिया कब ज्वाइन करने वाला है, मोस्ट लाइकली फरवरी 2026 में, फरवरी 2026। अगला जो आर्टिकल है हमारा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया EU FTA। ये टॉपिक है आपका GS पेपर 2 का और साथ ही साथ पेपर 3 का। 2 का क्यों? क्योंकि इसमें IR का भी कंपोनेंट है, और GS 3 का इसलिए क्योंकि इसमें इकोनॉमी वाले भी कंपोनेंट है। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिल रहा है, 19-20 साल से बात चल रही थी दोनों ब्लॉक्स के बीच में, मतलब इंडिया और EU के बीच में, कि हम एक FTA साइन करेंगे, हम एक FTA साइन करेंगे, और ये हो नहीं पा रहा था किसी ना किसी कारण। कभी एग्रीकल्चर एक पंगा आ जा रहा था, कभी सर्विसेज आ जा रहा था, कभी मार्केट एक्सेस को लेके इश्यूज आ जा रहे थे। तो इसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा था, ये FTA जो हमने 2007 में शुरू किया था निगोसिएशंस, ठीक है, कि हम जल्दी से जल्दी FTA पालें, फाइनली वो कब कंक्लूड किया गया है, ये कंक्लूड किया गया 2026, मतलब ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द निगोसिएशंस, ठीक है। तो अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कई सारी की जो यूरोपियन वाइन्स हैं, ठीक है, या यूरोपियन कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, वो इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। तो क्यों सस्ती हो जाएंगी? वो इसीलिए सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इंडिया और EU के बीच में ये FTA साइन कर दिया गया है। अब FTA क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ब्रीफ में जिन्होंने नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, FTA क्या होता है। FTA एक प्रकार का बायलेटरल अग्रीमेंट होता है, मतलब दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में भी अग्रीमेंट होता है, जिसके तहत ये देश क्या डिसाइड करते हैं कि वो तमाम टाइप के जो टैरिफ बैरियर्स हैं उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। मान लिए अमूमन देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर 20% का टैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है, तो जब FTA साइन हो जाएगा तो ये 20% का टैरिफ है ये हट जाता है, मतलब जीरो टैरिफ लगेगा। तो जीरो टैरिफ या FTA साइन होने से क्या फायदे रहेंगे, जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा, जो बायलेटरल ट्रेड है या ट्राइलेटरल ट्रेड है, जो FTA पार्टीज के बीच में ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो साथ ही साथ इनकम भी बढ़ेंगे, इनकम लेवल बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम में भी हमको इजाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए दुनिया भर के जो देश हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो FTA साइन करते हैं, ठीक है। तो इंडिया EU के बीच में अभी तक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं था। ये जो FTA है इसका जो शुरुआत है वो हम सन 2007 में कर चुके थे, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी कारण हमको ये देखने को मिल रहा था कि ये FTA मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब हम निगोशिएट ही कर रहे थे, कभी कभी बातें रुक जा रही थी, फिर निगोशिएट करना शुरू कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जा रहा है, और ये निगोशिएशन जो है वो स्टॉल हो जा रहे थे। अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से ये FTA मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा था ग्राउंड लेवल पे। जैसे कभी इंडिया का इश्यू रह रहा था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एग्रीरियन प्रोडक्ट्स जो हैं यूरोप से हम उसको अपने देश में नहीं आने देंगे 0% टैरिफ पे। क्यों? क्योंकि हमको अपने फार्मर्स को बचाना है। तो EU को ये नहीं पसंद आ रहा था। कभी कभी ये हो रहा था कि डेयरी प्रोडक्ट्स में हम यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को 0% टैरिफ का एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। फिर मार्केट एक्सेस को लेके बात हो रही थी कि यूरोप कह रहा था हम पूरा इतना मार्केट एक्सेस नहीं दे सकते इंडियन प्रोडक्ट्स को 0% टैरिफ लाइन पे। तो दोनों कंट्रीज के या दोनों ब्लॉक्स के अपने अपने कुछ कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से हमको देखने को ये मिला कि 2007 से निगोसिएशन चल रही थी, लेकिन ये अभी 2026 तक पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, या आप कहिए ऑटोमोबाइल्स को लेके, जैसे यूरोपियन कंट्रीज क्या चाह रही थी कि इंडिया जो है वो हमारे ऑटोमोबाइल्स के एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देता है। इसकी वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं भारतीय बाजार में, तो इसकी वजह से इसके जो खरीदार हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग मुद्दे थे जिसकी वजह से समहाउ समहाउ हम देख रहे थे कि ये जो डील है, ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये पास नहीं हो पा रहा था। फाइनली हमको ये देखने को मिला 2022 से दोनों पार्टीज थोड़ी सी सीरियस हो गई कि नहीं अब कुछ भी हो, अब हमको जल्दी से जल्दी ये ट्रेड डील है उसको फाइनलाइज करना है, ठीक है। पिछले साल क्या हो रहा है, पिछले साल हमको ये देखने को मिल रहा है ट्रंप जो है वो पावर में आ जा रहे हैं, और ट्रंप क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से
डी ग्लोबलाइजेशन की ओर दुनिया को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मल्टीलेटरल रूल्स हैं उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स हैं उनको भी डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप आते ही क्या किए हैं, जो अपने क्लोजेस्ट अलाइज हैं, दुश्मन नहीं, क्लोजेस्ट अलाइज, उन पे भी ठीक ठाक टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। जैसे अभी हमने हाल में क्या देखा, पिछले साल इंडिया पे 25% टैरिफ इंपोज की गई, उसके बाद चूंकि भारत जो है वो रशिया से सस्ता क्रूड खरीद रहा था, तो एक तरीके से एक पेनाल्टी टैरिफ भी हम पे डाल दी गई 25% की। और इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हैं, अंत में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 50% की टैरिफ लगा दी गई। यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने एक ठीक ठाक जो अमेरिकी मार्केट है उसको खोया। सेम चीज अमेरिका ने क्या की है, यूरोप के साथ भी की है। यूरोप में भी हमको ये देखने को मिला है कि यूरोप में ग्रीनलैंड इश्यू को लेके अमेरिका ने थ्रेटन किया है कि हम आने वाले समय में और टैरिफ लगाएंगे। तो टैरिफ बढ़ जाने की वजह से अब चूंकि क्या है, यूएस जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है दोनों ब्लॉक्स का। किनका किनका, इंडिया का भी और ईयू का भी। और इसने क्या किया है, यूरोप पे भी टैरिफ लगाया है और साथ ही साथ इंडिया पे भी टैरिफ लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ठीक ठाक एक्सपोर्ट मार्केट, अमेरिकी रूप में जो एक्सपोर्ट मार्केट था, दोनों ब्लॉक्स का खो गया। तो अब ये दोनों देश क्या करेंगे, ये दोनों देश ये कोशिश करेंगे कि जो लॉस उनको अमेरिका से इंकर हो रहा है, ठीक है, वो और ज्योग्राफीज में कवर करने की कोशिश करें। तो इसीलिए हमने देखा कि ट्रम्प के आने के बाद से इंडिया ने बहुत तेजी से कुछ एफटीएज हैं उनको फास्ट ट्रैक किया। जैसे यूके के साथ हमारे निगोशिएशन काफी समय से चल रहे थे, लेकिन इंडिया को भी रियलाइज हुआ, यूके को भी रियलाइज हुआ कि अमेरिकी टैरिफ के इम्पैक्ट को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमको जल्दी से जल्दी एफटीए साइन करना पड़ेगा। तो पिछले साल एक यूके के साथ एफटीए हुआ है भारत का, फिर हमने देखा ओमान के साथ अभी हमने एफटीए साइन किया है, और फाइनली जो है अब हम क्या कर रहे हैं, हम ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट निगोशिएशन है वो एंड कर दिया। मतलब एफटीए अभी लागू हुआ नहीं है, ठीक है, निगोशिएशंस खत्म हो गए। अब यूरोपियन पार्लियामेंट से जब आपका फाइनल रेटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद हमको देखने को मिलेगा ये एफटीए जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। सिमिलर लाइंस में यूरोप ने भी यही किया है। यूरोप ने अभी इंडिया के साथ एफटीए निगोशिएशन एंड करने के पहले मर्कोसुर, जो कि सदर्न अमेरिका का एक ट्रेड ब्लॉक है, साउथ अमेरिका का एक ट्रेड ब्लॉक है, उसके साथ भी एफटीए जो है वो साइन किया है। और फाइनली हमको क्या देखने को मिला, इंडिया ईयू भी एफटीए साइन कर चुके हैं। इस एफटीए को और क्या कहा जा रहा है, इस एफटीए को कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर दोनों ब्लॉक्स मिला लें, मतलब इंडिया एज अ कंट्री और ईयू एज एन इकोनॉमिक ब्लॉक, तो इन दोनों रीजन्स की जो कुल आबादी है वो 2 बिलियन लोगों की है। मतलब टोटल जो सिटीजनशिप है वो 2 बिलियन पीपल की है। साथ ही साथ जो टोटल मार्केट है दोनों का मिलाएं तो बात करें तो ये लगभग लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स मिलके ऑलमोस्ट एक चौथाई मतलब 25% ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी है वो कमांड करते हैं। ठीक है, तो और कई बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर डील को मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2007 से ये बात शुरू हुई थी और फाइनली अभी क्या हुआ, पहले से मतलब अंदेशा था कि बहुत जल्दी हम ईयू के साथ एफटीए कंक्लूड कर लेंगे। और 26 जनवरी इस बार जो चीफ गेस्ट आए हैं तो वो कौन है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट्स हैं उर्सुला वन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दो लोग इंडिया में चीफ गेस्ट होके आए। और इन्हीं लोगों के आने के बाद हमने क्या देखा, जो निगोशिएशंस हैं उनको फास्ट ट्रैक, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल सिग्नलिंग थी यूएस को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि इंडिया और ईयू जो है वो बहुत जल्दी ही अपने निगोशिएशन एंड करेंगे और ये एफटीए जो है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाएगा। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया क्या रीजन है, क्योंकि 2 बिलियन लोग हैं इसमें, ऑलमोस्ट एक चौथाई जो ग्लोबल जीडीपी है वो ये दो ब्लॉक्स हैं वो कवर करते हैं। और साथ ही साथ दोनों का जो मार्केट साइज है वो कितने का है, 27 बिलियन, 27 ट्रिलियन डॉलर का है। अगली चीज क्या है, इस एफटीए के बाद, इस एफटीए के बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि इट वुड इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 99.5%
ऑलमोस्ट 99.5% ऑफ बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के 99.5% जो टैरिफ वैल्यू वाले आइटम्स हैं उन पे 0% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो हमारे ठीक ठाक गुड्स जो हैं अब क्या है, 99.5% जो गुड्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0% पे यूरोप के मार्केट में लैंड कर पाएंगे। ठीक है, और स्पेशल एम्फेसिस किस पे दिया गया है? स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे, स्पेशल एम्फेसिस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया एक लेबर अबंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो हमारे फेवर में ये रहता है कि हमारे वो सेक्टर्स प्रॉस्पर करें, वो सेक्टर्स और अच्छा ग्रो करें जो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, वरना क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ जैसे फिनोमिना हमको फेस करने पड़ेंगे। अमेरिका क्या है, अमेरिका एक ठीक ठाक मार्केट था इंडिया के लेबर इंटेंसिव सेक्टर का, लेकिन ये जो 50% टैरिफ पिछले साल हमको देखने को मिली है, इसकी वजह से हमको ये देखने को मिला है कि जो मार्केट एक्सेस है इंडियन एक्सपोर्टर्स का वो कट हो गया। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर एफटीए में यही करने की कोशिश की है, ये करने की कोशिश की है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है भारत के, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, जैसे जेम्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, फुटवेयर हो गया, ठीक है, जहां पे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, उन सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ 144 सर्विसेज पे भी फोकस किया गया है। ये जो ट्रेड डील है ये खाली मर्चेंडाइज गुड्स पे नहीं है, इट्स कवरिंग गुड्स ऑल्सो, इट्स कवरिंग सर्विसेज ऑल्सो, ऑल्सो इट्स ट्राइंग टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा यूरोप में हो और यूरोप की ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर हो। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर एफटीए में, कि जो सेंसिटिव सेक्टर है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूजन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर। हमने ये देखा था कि जो बातें हैं एफटीए की दोनों पक्षों के बीच में वो 2007 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम मुद्दा था, जो रोड़ा आ रहा था, वो आ रहा था इंडिया का एग्रीकल्चरल मार्केट। जैसे इंडिया क्या कोशिश कर रहा था, इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि हम जो यूरोपियन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ठीक है, वो विदाउट टैरिफ इंडिया में ना आए। इससे होगा क्या, इससे हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हैं आपके नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। तो हम अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को सिक्योर करने के लिए इस एफटीए को बहुत फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो एफटीए साइन किया गया है, अभी जो एफटीए साइन किया गया है इसमें इंडिया सक्सेसफुल रहा है इन एक्सक्लूजन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, जैसे डेयरी सेक्टर हो गया। मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आप ऐसे समझिए जैसे हमारे यहाँ डेयरी इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ जो डेयरी इंडस्ट्री है बहुत रिटेल लेवल पे है। छोटे किसान हैं, अपना 6, 10, 12, 20 गाय भैंस पाल रखे हैं, ठीक है, इससे घर के लिए भी कंज्यूम करते हैं और जो दूध दही बच जाता है उसको ओपन मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यहाँ पर क्या है, यहाँ डेयरी बहुत अच्छे से, यूरोप की कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या है, डेयरी सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, और इनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जैसे बफलोज हैं, इनके पास 5-5 हजार बफलोज हैं, 10-10 हजार बफलोज हैं एक सिंगल फार्म में। और ये फार्म्स क्या है, ये पूरे पूरे मैकेनाइज्ड हैं। तो इनके यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बहुत हाई क्वालिटी है और साथ ही साथ बहुत सस्ते हैं। तो अगर हम इन पे एफटीए के माध्यम से जीरो टैरिफ कर दिए होते तो अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है कि जो वहाँ के एग्रीकल्चरल या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बहुत सस्ते में बहुत हाई क्वालिटी आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ के फार्मर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इंडिया सक्सेसफुल रहा इन निगोशिएशन में इन सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड करने में, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, जैसे डेयरी सेक्टर हो गया। ठीक है, तो दीज वर सर्टेन हाइलाइट्स ऑफ एफटीए डील विच हैज बीन इंक्ड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स ये लेके आएगा, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स लेके आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारे एक्सपोर्ट पे बाहर के देश में, जो ये यूरोपियन यूनियन है वो क्या है, वो 27 देशों का एक ब्लॉक है। तो इन 27 देशों में जब इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा 0% टैरिफ पे, तो हमारे एक्सपोर्ट को ठीक ठाक बूस्ट मिलेगा। पहला बेनिफिट हो गया कि इट वुड गिव बूस्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट। अब इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक पेरेनियल समस्या है, ठीक है, एक स्थायी समस्या बन चुकी है।
तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। साथ ही साथ एफटीए है तो इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, हम क्या है, हम एक कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री हैं बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो जब एफटीए साइन हो गया, उसमें प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो हमको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत में ठीक ठाक मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। और क्या फायदा है? अब एफटीए साइन हो रहा है तो बाहरी जो कंपनियां हैं, जैसे मान लिए जनरल मोटर्स है, ठीक है, ओपल है, बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी, यूरोप की कंपनियां हैं वो भी इंडिया में सब्सटैंशियल तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट के गेट्स और खुलेंगे। इन्वेस्टमेंट हमने देखा 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से बढ़ी है, लेकिन जितने ज़्यादा हम एफटीएस इंक करते जाएंगे, हमको क्या देखने को मिलेगा, खासकर इन रीजन्स के साथ जो एक डेवलप्ड रीजन है, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं बढ़ेंगे। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को और प्रभावी रूप से एकीकृत कर पाएगा और इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाएगा। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स। एक बेनिफिट और क्या हो सकता है? एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे लिए आगे के लिए सीढ़ी बन जाता है। जैसे इंडिया यूके एफटीए जब साइन किया गया, तो मैंने आपको बताया था, वो भी आर्टिकल हमने बहुत डिटेल में किया था, तो हमने चर्चा की थी कि इंडिया यूके एफटीए जो साइन किया गया अभी, ये फ्यूचर में ईयू एफटीए जो हम साइन करने वाले हैं उसके लिए एक सक्सेसफुल टेम्पलेट साबित होगा। मतलब यहाँ से चीजें, क्योंकि यूके क्या था, बहुत हाल तक ईयू का पार्ट था, ठीक है, तो उनके मार्केट रेगुलेशंस और जो आपके रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। तो ये यूके वाला एफटीए है, वो ईयू एफटीए के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो सिमिलरली जो अब हम ईयू के साथ एफटीए साइन कर लेंगे, वो हमारे लिए फ्यूचर टेम्पलेट हो सकता है और भी नए गेटवेज का, नए एफटीएस का। जैसे हम यूएस के साथ भी अब हो सकता है एक नया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क साइन करें, हो सकता है हम सीपीटीपीपी जैसे मेगा ट्रेड ब्लॉक्स हैं, इनकी मेंबरशिप और हमको आसानी से मिल जाए। मतलब सीपीटीपीपी हो गया या आरसीईपी हो गया, ठीक है, ये दो मेजर मेगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं दुनिया के, और इंडिया जो है वो दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है। तो विद द साइनिंग ऑफ एफटीए विद यूके, विद साइनिंग ऑफ एफटीए विद ईयू, आगे हमारे जो गेट्स हैं वो ओपन हो सकते हैं कि हमको जो सीपीटीपीपी है या आरसीईपी जो मेगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनकी भी मेंबरशिप मिल जाए। उससे क्या होगा, हम जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैंक बन के उभरेंगे। और साथ ही साथ हम क्या है, हम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है उसमें उसमें प्लस वन बन के भी उभर सकते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है? हमको ये देखने को मिला कि कोविड टाइम में चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट्स को वेपनाइज करने की कोशिश की, और तब तक ये देखा जा चुका था कि पिछले 20 साल में वेस्टर्न कंपनीज हैं वो ठीक ठाक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन कोविड वाला समय है, दैट केम एज अ रूट शॉक टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड कंपनीज एज वेल। हमको उस समय ये देखने को मिला कि चाइना जो है वेपनाइज कर रहा है अपने एक्सपोर्ट रजीम को। तो जो ये बाहर की कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां हो गई या यूरोपियन कंपनियां हो गई, उनको एक ये रियलाइजेशन हुआ कि अब हम चाइना पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग बेस भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आइडिया ये है कि हमको डीहाइफेनेट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी क्या देखिए, जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा अपनी लागत कम करने की कोशिश करेगा, और है क्या, चाइना में अभी भी लागत है वो सबसे कम आती है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो बहुत मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो सबसे कम लागत वाली जगह है वो चाइना ही है। लेकिन अब कंपनियां क्या कर रही हैं कि चाइना में अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा लिमिट करके और नई जगह पे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी तक जैसे मान लिए चाइना प्लस वन के पहले क्या हो रहा था कि 100% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की जो यूरोप की है, वो कहिए अमेरिका, वो कहिए चाइना में हो रही हो, ठीक है। लेकिन चाइना प्लस वन के तहत अब कंपनीज, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या ट्राई कर रही हैं, वो ये ट्राई कर रही हैं कि अब 100% नहीं, हम 70-80% जो प्रोडक्शन है वो चाइना में करें और 20-30
परसेंट प्रोडक्शन है वो किसी एक और ऑल्टरनेट लोकेशन पे करे जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो। तो इसमें +1 बन के कौन उभर सकता है? तो इसमें इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, जैसे बांग्लादेश की हालत अभी खराब है लेकिन बहुत हाल तक बांग्लादेश में ठीक ठाक मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट हो रही थी चाइना से। ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजन्स हैं जहां पर हमको ये देखने को मिल रहा था कि चाइना +1 स्ट्रेटजी के बाद कि कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस इन जुरिस्डिक्शन में भी डालना शुरू कर दी थी। तो इंडिया भी क्या कोशिश कर रहा है? इंडिया भी चाइना +1 स्ट्रेटजी में +1 बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव हैं, जो ईयू के साथ हमने एफटीए साइन किया, या फॉर दैट मैटर अभी जो पिछला आर्टिकल हमने किया पैक्स सिलिका जैसे इनिशिएटिव होगा, या आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वाला इनिशिएटिव हो गया, वो इंडिया की जो दावेदारी है चाइना +1 में +1 की उसको और अधिक मजबूत करती है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू टुडेज क्वेश्चन। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से लागू करने के क्या कारण हैं? समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत को क्या लाभ प्राप्त होंगे? What are the reasons for fast tracking of India EU FTA? What benefits would accrue to India post execution of this deal? ये आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज फॉर 10 मार्क्स, मतलब 150 शब्दों में आपको ये आंसर है वो लिखना है।